हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सोपीडिया। आज की इस वीडियो के अंदर हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ने वाले हैं टॉडलर के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो के अंदर हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ेंगे टॉडलर के अंदर और उनकी न्यूट्रिशनल काउंसलिंग कैसे कराएं उनके पेरेंट्स की। ठीक है, टॉयलेट ट्रेनिंग क्या होता है, उसे कैसे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, पूरा प्रोसेस। सेफ्टी एंड प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट्स ये पढ़ेंगे हम टॉडलर के अंदर, कैसे हम सेफ्टी और प्रिवेंट कर सकते हैं एक्सीडेंट्स को। प्ले थेरेपी पढ़ेंगे, उसके इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे, फिर लास्ट में हम कुछ एमसीक्यूज को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ टॉडलर। सबसे पहले तो आपको पता होगा टॉडलर किस एज पीरियड को हम बोलते हैं। 1 से 3 साल के जो बच्चे होते हैं उन्हें हम टॉडलर बोलते हैं। ठीक है, अब इस पीरियड के अंदर क्या होता है, बहुत तेजी से फिजिकली, मोटर, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रहा होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, बच्चा जब टॉडलर एज में होता है तो उससे पहले इन्फेंसी में क्या है, बच्चा बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है अपने पेरेंट्स पे या केयर गिवर्स पर। बट अब धीरे धीरे बच्चा क्या होता है, वो इंडिपेंडेंट होना चाहता है। देखा होगा आपने, जो टॉडलर्स होते हैं वो सब काम अपने से करने की कोशिश करते हैं और उसमें वो काम खराब कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम ग्रोथ माइलस्टोन्स। ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे, ज़्यादा ग्रोथ नहीं होता है। डेवलपमेंटल माइलस्टोन कुछ कुछ होता है वो हम देखते हैं और कुछ पहले का भी हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे। ठीक, तो ग्रोथ माइलस्टोन्स, वेट, बच्चे का वेट गेन लगभग 1.8 to 2.7 kg पर ईयर हो रहा होगा। तो आप एवरेज मान के चल सकते हो 2 kg पर ईयर। ठीक है, तो अब इसके हिसाब से हम देखते हैं 2 साल पे क्या होगा, बच्चे का वेट 4 गुना हो जाएगा। किसका 4 गुना हो जाएगा? जो बर्थ वेट होता है, बर्थ वेट का 4 गुना हो जाता है। ठीक है, और 3 साल पे क्या होगा, 5 गुना हो जाएगा जितना बर्थ वेट था। बर्थ वेट अगर मान लो 3 kg था तो अब 15 हो जाएगा 3 साल पे, और 10 साल पे 10 गुना हो जाएगा। हाइट में क्या डिफरेंस होगा, हाइट बढ़ेगी हर साल लगभग 10 सेंटीमीटर, अगर हम एवरेज लेते हैं पर ईयर बढ़ेगी बच्चे की हाइट। तो एक साल पे मैंने बताया था 50% बढ़ती है, यानी 75 सेंटीमीटर हो जाता है। फिर 2 साल पे 10 का अगर आप एवरेज लेके चलोगे तो एक साल में 10 सेंटीमीटर बढ़ेगी, यानी कि 85। फिर 3 साल पे क्या होगा, 95 होगी। और 4 साल पे क्या होता है, बच्चे की हाइट डबल हो जाती है। डबल यानी कि 50 एवरेज होता है। ठीक है, बर्थ पे इतनी हाइट होती है बच्चे की, तो यहाँ पे डबल हो जाएगा यानी कि 100 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद 12 साल पे 3 गुना हो जाएगी, ट्रिपल हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट फिर हेड सरकमफ्रेंस की बात करें हम तो 1 साल पे क्या होता है, हेड सरकमफ्रेंस और चेस्ट सरकमफ्रेंस बराबर हो जाता है, लगभग 45 सेंटीमीटर। 2 साल पे क्या होता है, 48 सेंटीमीटर हो जाता है। और उसके बाद आपको पता होगा चेस्ट सरकमफ्रेंस ज़्यादा बढ़ता है, उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं बताया। बॉडी प्रोपोर्शन की बात करें तो बर्थ पे क्या होता है, 1.7:1 रहता है। अपर बॉडी सेगमेंट और लोअर सेगमेंट का रेशियो है। ठीक है, ये अपर इज टू लोअर। क्या हो सकता है, एग्जाम में पलट भी सकता है, तो आपको उस तरह से प्रिपेयर रहना होगा। 3 साल पे क्या होगा, 1.3:1 हो जाएगा। और प्यूबर्टी पे क्या होता है, बराबर होता है। मैंने आपको ये बता रखा है। नेक्स्ट, डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स। डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स क्या होते हैं, तो अब इसके अंदर सबसे पहले हम ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, अब शुरू से हम रिवाइज कर लेते हैं एक बार। 3 मंथ पे क्या होता है, बच्चा नेक और हेड होल्डिंग सीख जाता है। 6 महीने पे बच्चा सपोर्ट के साथ बैठता है। 8 महीने पे बच्चा बिना सपोर्ट से बैठने लगता है।
9 महीने पे बच्चा खड़ा होता है सपोर्ट के साथ और क्रॉल करता है, यानी कि अपने हाथ और पैर दोनों से चलता है, जिसे हम आम भाषा में बेके बेके चलना बोलते हैं। 11 मंथ्स पे क्या होता है, बच्चा विदाउट सपोर्ट खड़ा होने लगता है और चलता है सपोर्ट के साथ। अगर बच्चे को वॉकर में रखा जाए या बच्चे के हाथ पकड़ के चलवाया जाए तो बच्चा चल लेगा। 14 मंथ्स पे क्या होता है, बच्चा बिना सपोर्ट के साथ चलने लग जाता है। 18 महीने पे बच्चा दौड़ने लगेगा। 2 साल पे क्या है, बच्चा सीढ़ियां ऊपर नीचे चढ़ने लग जाएगा, पर 2 स्टेप में चढ़ेगा। 2 स्टेप आपने देखा होगा, पहले नीचे चढ़ते हैं फिर उसके ऊपर चढ़ते हैं, मतलब हाथ और पैर दोनों का यूज कर रहे होते हैं यहाँ पे बच्चे, ठीक है। बोथ हैंड एंड लेग्स दोनों का यूज करते हैं यहाँ पे बच्चे, आपने देखा होगा। अब बच्चा क्या है, यहाँ पे 2 साल पे वो कंट्रोल कर लेगा बॉवेल और ब्लैडर को डे टाइम में, यानी कि दिन में बॉवेल और ब्लैडर मूवमेंट को कंट्रोल कर लेगा। 3 साल पे क्या है, बच्चा एक स्टेप में सीढ़ी चढ़ लेगा। ट्राई साइकिल होती है ना, यानी कि 3 पहिए वाली साइकिल, एक तो मेन पीछे एक पहिया होता है, फिर एक छोटा दोनों साइड पहिए होते हैं, तो ये ट्राई साइकिल जो है बच्चा आराम से चलाने लग जाएगा। नेक्स्ट फिर कंट्रोल कर लेगा ब्लैडर एंड बॉवेल एट नाइट टाइम, यानी कि रात में भी अब वो अपने यूरिन और स्टूल को कंट्रोल कर लेगा 3 साल पे। और 3 साल तक क्या होता है, टॉयलेट ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो जाती है, तो उसकी वजह से भी। नेक्स्ट है फिर फाइन मोटर डेवलपमेंट। फाइन मोटर डेवलपमेंट 3 महीने पे क्या है, बच्चा ग्रास्पिंग रिफ्लेक्स बच्चे का डिसअपियर हो जाएगा। 5 महीने पे बच्चा कोई भी ऑब्जेक्ट को दोनों हाथों से पकड़ने की कोशिश करेगा। 6 महीने पे बच्चा एक हाथ से ऑब्जेक्ट पकड़ने लग जाएगा, यूनिडेक्स्ट्रस रीच हो जाएगा। 9 मंथ्स पे बच्चा पिंसर ग्रास्पिंग स्टार्ट कर देता है, जो कि मैच्योर होता है 1 साल पे, बट स्टार्ट कर देता है पिंसर ग्रास्पिंग, यानी कि पेंसिल होल्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट फिर है 1 साल पे बच्चा थ्रोइंग स्टार्ट कर देता है। 15 महीने पे बच्चा 2-3 पेज एक साथ पलट देता है, ठीक है, बुक के, जैसे बुक अगर उसको सामने रखी है तो 2-3 पेज एक साथ पलटने लगेगा, ठीक है। फिर 2 साल पे बच्चा क्या करेगा, एक टावर बना लेगा 6 क्यूब्स का, ठीक है। क्यूब्स आती है ना जोड़ने वाली, उनको जोड़ जोड़ के बच्चा 6 क्यूब्स का टावर बना लेगा। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस को ड्रॉ कर लेगा इजिली। फिर 3 साल पे बच्चा क्या करेगा, 9 क्यूब्स का एक टावर बना लेगा और सर्कल ड्रॉ करने लग जाएगा। फिर अभी यहीं से ऐसे धीरे धीरे चलता है आगे, ठीक है। 4 साल पे क्या होता है वो भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। 4 साल पे बच्चा एक रेक्टेंगल या स्क्वायर बनाने लग जाएगा, ठीक है, और 5 साल पे एक ट्रायंगल प्रॉपरली बना लेगा। अब यहाँ पे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट हम लोग देख लेते हैं। टॉडलर का क्या न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट रहता है, तो इसका 100 किलो कैलोरी पर केजी पर डे रहता है, यानी कि वेट के हिसाब से 100 किलो कैलोरी पर केजी पर डे। यही ये इन्फेंट्स में थोड़ा ज़्यादा रिक्वायरमेंट था, क्योंकि उनके अंदर ज़्यादा तेज़ी से डेवलपमेंट हो रहा होता है, ग्रोथ हो रही होती है, तो उनको ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। मैंने बताया था पिछली वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना, मैं फिर से बता देता हूँ। 110 से 120 किलो कैलोरी की वहाँ पे बच्चों को रिक्वायरमेंट होती है। हो सकता है कभी क्वेश्चन आ जाए आपके एमसीक्यू के अंदर कि इतना बच्चे का वेट है, तो उस हिसाब से बॉडी की कितनी रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट फिर लैंग्वेज डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो 1 महीने पे बच्चा कोई साउंड की तरफ जो है अपने हेड घुमाने लग जाएगा, मतलब अलर्टनेस आ जाएगा, अगर कहीं आवाज हो रही है तो उधर की तरफ देखने लग जाएगा। 3 महीने पे कूइंग साउंड निकालेगा बच्चा। 6 महीने पे इमिटेट करने लगेगा साउंड, अलग अलग आवाजें चिल्लाने लगते हैं बच्चे, वो सब चीजें। 8 मंथ पे क्या है, मोनोसिलेबल वर्ड्स का यूज करने लगेगा बच्चा, बोलने लग जाएगा माँ बा। और 9 मंथ्स पे क्या होता है, 22 लेबल वर्ड्स का यूज करता है, जैसे मामा बाबा पापा ऐसे करके बोलने लगेगा। 1 साल पे बच्चा क्या है, 1-2 वर्ड बोलने लगेगा विथ मीनिंग, ठीक है। 2 साल पे क्या है, बच्चा एक सिंपल सेंटेंस बोलने लग जाता है। 2.5 साल पे बच्चा अपना नाम या और भी कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका नाम बताने लग जाता है, जो उसे सिखाया जाए। 3 साल पे क्या है, बच्चा अपनी एज, नेम
और सेक्स को समझने लग जाता है। ये सारा जो डेटा है ज़रूरी नहीं है कि सब बच्चे में सेम रहे, ये ऑन एन एवरेज हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप ऐसा कभी मत सोचना कि अगर आसपास आपके बच्चा है वो इस एज का है और ये चीज़ें नहीं परफॉर्म कर रहा है तो वो डिलेड है, ऐसा नहीं है। सबका अपना अपना टाइम होता है, ठीक है। सोशल माइलस्टोन्स की बात करें तो 2 महीने पे बच्चा सोशल स्माइल पास करने लगता है, 3 महीने पे रिकॉग्नाइज करेगा अपनी मदर को यानी कि पहचानने लगेगा, 6 महीने पे बच्चा स्माइल करेगा मिरर इमेजेस पे और बच्चे के अंदर एंजाइटी रहेगी स्ट्रेंजर्स को लेके। 9 मंथ्स पे क्या है, बच्चा वेव करेगा हैंड्स को हाय बाय, ठीक है, बोलेगा नहीं बस वेव करेगा। 1 साल पे बच्चा वेव्स हैंड टू से यस और नो, हाँ मतलब सही या गलत बताने लगेगा, ये चाहिए नहीं चाहिए वो चीज़ें बताने लगेगा। 3 साल पे बच्चा क्या है, जेंडर को पहचानने लगेगा, हाँ ये लड़की है ये लड़का है, गर्ल और बॉय वो पहचानने लग जाएगा, उस हिसाब से वो बात भी करने लग जाएगा उनसे। नेक्स्ट फिर है न्यूट्रिशनल काउंसलिंग। न्यूट्रिशनल काउंसलिंग की हम बात करें तो यहाँ पे हम पेरेंट्स को एडवाइस करते हैं जो भी, क्योंकि बच्चा तो बहुत छोटा है उसको हम नहीं समझा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एडवाइस करेंगे हम पेरेंट्स को, बच्चों को सारे ही चीज़ें मिक्स करके दें जो भी घर में बन रहा है उनके, बट उसमें थोड़ा मसाला और मिर्च कम हो। रिकमेंड करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग, बच्चे जब तक मदर ब्रेस्ट फीडिंग करा सकती है तब तक मदर ब्रेस्ट फीडिंग कराए बच्चे को, ठीक है, ये रिकमेंड करेंगे। पेरेंट्स को हम बताएंगे कि क्या होता है, बच्चे अगर मान लो कुछ खाना शुरू कर देते हैं तो बार बार पेरेंट्स उसी चीज़ को खिला खिला के बच्चे का पेट भर देते हैं, बट क्या है हर फूड में क्या है सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, इसलिए एक वाइड रेंज ऑफ फूड चाहिए, सब कुछ चाहिए बच्चे को, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, फैट भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए और आपका फाइबर्स भी चाहिए, बच्चे को सब कुछ चाहिए ना, तो वो एक फूड में तो नहीं मिल जाएगा, इसीलिए उनको एडवाइस करेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ फूड्स बच्चों को दें, जैसे कि सीरियल्स, पल्सेस, नट्स, बीन्स, इसके अंदर क्या रहेगा प्रोटीन रहेगा, फ्रूट्स वेजिटेबल दें, फाइबर्स विटामिन्स मिनरल्स रहेंगे इनके अंदर, एनिमल फूड के अंदर प्रोटीन और बहुत सारे विटामिन्स मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। टॉडलर के अंदर क्या क्या होता है, बच्चे क्या होते हैं धीरे धीरे वो खुद से हर चीज करने लग जाते हैं। जब बच्चा 1 साल से 3 साल की एज में होता है, नहीं देखा है आपने, बच्चे हर काम को सोचेंगे कि मैं खुद से ही कर लूं, तो वहाँ पे हम पेरेंट्स को एडवाइस करेंगे कि वो बच्चे का जो भी मतलब डिजायर है उसको वो काम करने दें इंडिपेंडेंटली, बट उसको सपोर्ट दें जब उसको जरूरत है तब। बच्चे क्या होते हैं जब शुरू शुरू में होते हैं तो उनको अंदर नेगेटिव फीलिंग ज़्यादा आती है, यानी कि वो हर चीज़ में मना करने लग जाते हैं तुरंत ही। मतलब अगर मान लो उनसे पूछेंगे ये खाना है तो तुरंत कहेंगे नहीं नहीं मुझे नहीं खाना है, बट अगर आप बार बार बच्चे से पूछोगे 2-3 बार पूछोगे तो वो हाँ कर देगा। तो मतलब अगर उसे भूख लगी है तो शुरू में ही नहीं तुरंत कह देगा हाँ हाँ मुझे भूख लगी मुझे खाना है, ऐसे नहीं बोलेंगे बच्चे, वो खेलने में ही अपना बिजी रहते हैं। Toddlers are unable to eat meals while sitting with their family or parents for long period of time. Therefore, parents are advised to feed their child 1 to 3 years earlier more frequently than themselves। यानी कि क्या होता है, अब जो छोटे बच्चे हैं आपने देखा होगा एक बार वो बैठ के शांति से खाना नहीं खाएंगे, वो घूम 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 के खाना खाते हैं और वो पूरा कंप्लीट एक बार में उनका पेट नहीं भर पाता है, वो पूरा नहीं खाते हैं। इसीलिए क्या है अगर हम मान लो दिन में 2 बार या 3 बार खाना खाते हैं तो बच्चों को 4 या 5 बार या उससे भी ज़्यादा जैसी बच्चे की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से बच्चे को खिलाना चाहिए, नहीं कि जब हम खाना खाने बैठेंगे तभी हम बच्चे को खिलाएंगे, ऐसा नहीं करना है। Due to inadequate and unbalanced nutritional supplements in our country, toddlers are more likely to develop vitamin A deficiency. Therefore, the patients are advised to give ऑल 9 डोजेज ऑफ विटामिन ए सोल्यूशन। क्या है हमारे इंडिया के अंदर उतना अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है बच्चों के अंदर, उनके अंदर क्या है डेफिशिएंसी रह जाती है, अक्सर विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है जिसकी वजह से ब्लाइंडनेस होता है, जीरोथैल्मिया हो जाता है। इसलिए विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम हमारी गवर्नमेंट रन करवाती है जिसमें 9 डोज दिए जाते हैं विटामिन ए के, जिन्हें सिंपली बस ओरली पिलाना होता है बच्चों को। तो पेरेंट्स को एडवाइस करनी है कि आप उन बच्चों को जो है वो विटामिन ए का सोल्यूशन पिलवाएं, ठीक है।
Parents are advised to not to rush or force feed child and also to tempt the child to encourage feeding. ठीक है, बच्चे पे गुस्सा नहीं करना है, बच्चे को मारना पीटना नहीं है। खाना खाने के लिए उसकी जब इच्छा होगी तो खा लेगा, बट हाँ थोड़ा तो फोर्स करना है, इन्हीं मार पीट के नहीं खिलाना है बच्चे को। ठीक है, नेक्स्ट फिर अब टॉयलेट ट्रेनिंग समझते हैं। टॉयलेट ट्रेनिंग क्या होती है? जब बच्चे मोस्टली 1 to 3 years की एज में होते हैं तो उनको टॉयलेट ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी जाती है, यानी कि उनके बॉवेल पे कंट्रोल लाने की कोशिश की जाती है। उनको इनकरेज किया जाता है कि वो जाके टॉयलेट में अपना जो भी है यूरिनेशन डेफिकेशन वहाँ पे जाके करे। ऐसे क्या होता है, बच्चे हमेशा डाइपर में कर रहे होते हैं, पैंट में कर रहे होते हैं, तो वो सिखाया जाता है। वो काफ़ी एक लंबा प्रोसेस होता है, टाइम लगता है उसको सिखाने में, तो उसी को हम इसमें समझेंगे। इनिशियल स्टेज में क्या होता है, जो बच्चे होते हैं, न्यूबॉर्न होते हैं, इन्फेंट होते हैं, 1 साल से कम का बच्चा है, वो अभी क्या ही जानता है। ठीक है, वो मेंटली डेवलप नहीं होते हैं उतना कि वो अपनी फिजिकल और फिजियोलॉजिकल नीड्स को समझ सकें। ना ही मेंटली डेवलप्ड है, ना ही फिजिकली उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो अपनी नीड्स को समझ सकें और खुद ही से जाके उसे फुलफिल कर सकें। इसलिए वो क्या होता है, अपने पेरेंट्स के ऊपर या जो केयर टेकर्स होते हैं उन पे डिपेंड होते हैं उनके केयर के लिए। जैसे कि उनको क्लीन रखना, उनको नहलाना, उनको कपड़े पहनाना, उनकी ग्रूमिंग के लिए बाल वाल झाड़ना, बच्चे का एकदम अच्छे से क्यूट सा बना के रखने के लिए पेरेंट्स की ज़रूरत होती है। खाना खिलाने के लिए और एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन एंड फीसेस, ठीक है, ये इसके लिए भी ज़रूरत होती है कि पेरेंट्स की, केयर टेकर की। बट क्या होता है, जब बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे होते हैं, he start gaining control over the body, his gross motor and fine motor development, and he start expressing the needs। यानी कि जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनका कंट्रोल बढ़ने लगता है अपनी बॉडी के ऊपर, तो उनका ग्रॉस मोटर फाइन मोटर डेवलपमेंट हो रहा होता है, उसी के साथ साथ वो अपनी नीड्स को बताना भी सीख जाते हैं। With the guidance and support from the parents and caretaker, child becomes trained and skilled in gaining control over the defecation and urination, mostly acquired in the toddlerhood। क्या होता है, अगर पेरेंट्स अच्छे से बच्चे का सपोर्ट करें, बच्चे को गाइड करें, तो वो बच्चा जल्दी से ट्रेन हो जाता है, सीख जाता है, अपने ब्लैडर पे और बॉवेल पे कंट्रोल सीख जाता है, डेफिकेशन पूरा सीख जाता है, कैसे जाके उसको टॉयलेट में जाना है, कब उसको जाना है, ये सब चीज़ें बच्चा सीख जाता है। और ये मोस्टली टॉडलरहुड में ही बच्चे सीखते हैं। कुछ का डिले हो जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द बच्चे इसमें ही सीखते हैं। अब यहाँ पे एज और इंडिकेशन की अगर हम बात करें कि कब बच्चे की क्या एज है सीखने की टॉयलेट ट्रेनिंग, और क्या इंडिकेशंस होते हैं टॉयलेट ट्रेनिंग के कि हाँ बच्चा रेडी है सीखने के लिए, तो क्या है, कोई भी एग्जैक्ट एज तो नहीं होती है स्टार्ट करने की या कंप्लीट करने की टॉयलेट ट्रेनिंग। हर बच्चा इंडिविजुअल है, वो अपना अलग अलग टाइम पे शुरू करता है। कुछ होते हैं 1.5 साल में ही सीख जाते हैं, कुछ 2.5 साल में भी नहीं सीख पाते हैं। तो हर बच्चे का अपना अपना होता है, उनका पूरा डिपेंड करता है कि उनकी फैमिली का कल्चर क्या है, एजुकेशन लेवल क्या है फैमिली का, उनका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है। ठीक है, पूरा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे डिपेंड करेगा, बच्चे के भी और उसकी पूरी फैमिली के भी कल्चर पे। अगर मान लो कोई बहुत गरीब है, उनके यहाँ टॉयलेट ही नहीं है, वो बाहर जाते हैं टॉयलेट, ठीक है, बाहर ग्राउंड्स जाते हैं, तो वो कैसे सीख पाएगा बच्चा। पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं है, पेरेंट्स उतना ज़्यादा अटैच नहीं है, बच्चे पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो कैसे सीखेगा वो, उसमें टाइम लगेगा फिर। बट अगर मान लो किसी पेरेंट्स एजुकेटेड हैं, जो रेगुलरिटी पे मतलब फोकस कर रहे हैं, वो प्रिडिक्टेबिलिटी पे फोकस कर रहे हैं, उनके अंदर सेंसेशन है, तो मतलब कि बच्चे को अब जाना चाहिए, वो बच्चे पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो बच्चा क्या करता है, टॉयलेट ट्रेनिंग सीख जाता है। बॉवेल पे कंट्रोल करना पहले सीखता है और ब्लैडर पे बाद में। क्या होता है, बच्चे बॉवेल तो कंट्रोल कर लेते हैं, पर क्या होता है रात में कभी कभी या दिन में भी कभी कभी सुसु कर देते हैं, ठीक है, तो इस पे बाद में कंट्रोल आता है, मेनली पहले बॉवेल पे कंट्रोल आ जाता है। अब क्या है, टॉयलेट ट्रेनिंग कब शुरू करनी चाहिए ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इंडिकेशंस, यहाँ पे हम फिजिकल की बात कर रहे हैं, फिजिकल जो भी रेडीनेस है, यानी कि फिजिकली कब बच्चा रेडी होता है, ठीक है, उसकी बात करेंगे यहाँ पे हम।
जब बच्चे का कंट्रोल आ जाए उसके एनल और यूरेथ्रल स्फिंक्टर्स पर, ठीक है, वॉलेंट्री कंट्रोल आ जाए बच्चे का, यूजुअली ये 18 से 24 मंथ तक आ जाता है, यानी कि 1.5 से 2 साल में आ जाता है। प्रोफिशिएंसी इन ग्रॉस मोटर स्किल्स सच एस, अगर बच्चा बैठने लगता है, चलने लगता है, शर्टिंग यानी कि जो टॉयलेट इंडियन टॉयलेट्स में जो पोजीशन में बैठा जाता है शर्ट करके, तो उस पोजीशन में अगर बैठने लग जाता है वो मोटर स्किल्स डेवलप हो जाते हैं, तब यानी कि बच्चा रेडी है। अब बच्चा क्या है, खुद से अपने कपड़े उतार सकता है, खोल सकता है, तब बीइंग एबल टू स्टे ड्राई फॉर 2 आवर्स, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अगर बच्चा 2 घंटे से ज़्यादा देर तक ड्राई रहता है, यानी कि सूखा रहता है, वो सूसू नहीं करता है, तो यानी कि उसका कंट्रोल बढ़ रहा है अपने ब्लैडर पे, ठीक है, तब बच्चा रेडी है यानी सीखने के लिए। रिडक्शन इन द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ क्लॉथ वेटिंग, अगर बच्चा 2 घंटे से ज़्यादा ड्राई रह रहा है तो उसके बाद मदर को पता चल जाता है हाँ 2 घंटे से बच्चा नहीं गया, तो उसको जाके ट्राई कराते हैं। इसकी वजह से क्या है, बच्चा ज़्यादातर वो सूखा रहेगा, अपने कपड़े गीले नहीं करेगा। टू वेक अप फ्रॉम स्लीप विदाउट वेटिंग वंस क्लोथ, अब बच्चा सो के उठा फिर भी उसने सुसु नहीं किया, तो ये यानी कि इंडिकेशन है अब बच्चा ट्रेन हो रहा है, सीखने के लिए रेडी है टॉयलेट ट्रेनिंग। हैविंग रेगुलर बॉवल मूवमेंट्स, अब बच्चे के अगर रेगुलर बॉवल मूवमेंट्स यानी कि रोज उसे एक ही टाइम पे बॉवल मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, तो बच्चा यानी कि रेडी है फिजिकली। अब मेंटली कब बच्चा रेडी होता है ये हम देखते हैं। मेंटल रेडीनेस, बीइंग एबल टू रिकॉग्नाइज द अर्ग टू यूरिनेट और डेफिकेट, बच्चे को अब पता चल रहा है कि यानी कि अब उसे सूसू या पॉटी जाना है, तो बच्चा क्या होता है थोड़ा सा इरिटेबल हो जाता है, अजीब सा मतलब बिहेव करता है, तो वहाँ पे समझ आ जाता है जो उसके केयर टेकर्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं उनको। Being able to indicate through words verbally or gestures non verbally when the clothes are wet, अब बच्चा क्या है बता सकता है, यानी कि वो थ्रू वर्ड्स बताए, बोल के बताए, या फिर जेस्चर कुछ ऐसा दे, यानी कि अजीब सा बिहेव करे, अपने पैंट की तरफ इशारा करे, ऐसा कुछ मतलब बिहेव करे, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करे कि पता चले हाँ बच्चे के क्लोथ जो है वेट हो गए हैं, गीले हो गए हैं, तो उन्हें चेंज करने के लिए वो अपनी मदर से बोल रहे हैं, ठीक है। Being able to understand and imitate or follow instructions from the elders regarding defecation and urination, यानी कि अब बच्चे क्या है समझ सकते हैं, जो भी मतलब उनके जो बड़े लोग हैं उन उसको समझा रहे हैं कि ऐसे करना है, ये करना है, अगर बच्चा समझ पा रहा है और उसको फॉलो कर रहा है उनके इंस्ट्रक्शंस को, यानी कि तब बच्चा रेडी हो गया है। Being able to inform parents about the urge of urination और defecation, ठीक है, अब बच्चा मतलब इतना कैपेबल है कि वो अपने पेरेंट्स को बता पा रहा है कि उसे अब यूरिन पास करना है, उसे पॉटी आई है, ऐसा बता पा रहा है बच्चा, तब वो मेंटली रेडी है। अब लास्ट वाला क्या है, अब बच्चा जो है शांति से मतलब बैठ सके टॉयलेट सीट पे, वो कम से कम 5 से 10 मिनट तक बैठ जाता है, तो यानी कि बच्चा रेडी है। क्या होता है बच्चे वैसे बैठते नहीं है, भागते रहते हैं, तो वो ध्यान रखना होता है। फीलिंग अनकंफर्टेबल इन सॉलिड एंड वेट क्लोथ्स एक्सप्रेसिंग अ डिजायर टू चेंज देम, अब वही अगर मान लो बच्चा पॉटी कर देता है, सुसु कर देता है, तो उसे एकदम से अजीब सा फील होता है, रोने लग जाते हैं कुछ बच्चे, या कुछ भी मतलब अलग सा रिएक्शन करते हैं, जिससे मतलब समझ में आए कि बच्चा कह रहा है कि अब इसके मतलब डाइपर को, पैंट्स को चेंज करना चाहिए, ठीक है। अगर ये कोई बच्चा ये साइंस को अगर शो करता है, तो यानी कि वो बच्चा तैयार है टॉयलेट ट्रेनिंग के लिए, चाहे वो बच्चा बहुत ज़्यादा यंग हो, 1 ही साल का हो, या फिर ओल्ड हो 2-2.5 साल का भी हो, तो भी मतलब अब रेडी है बच्चा सीखने के लिए। मेंटल रेडीनेस और फिजिकल रेडीनेस दोनों एक बार आप रिवाइज कर लेना, पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट फिर प्रोसेस ऑफ टॉयलेट ट्रेनिंग, अब क्या प्रोसेस रहता है टॉयलेट ट्रेनिंग का ये समझते हैं हम। अब क्या है, बच्चे को हर रोज एक ही टाइम पे क्या है खिलाना है खाना, हर रोज एक ही टाइम पे बच्चे को खिलाना है। नोट द टाइम ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन एंड स्टूल फॉर सेवरल डेज, प्रिपेयर अ ट्रेनिंग शेड्यूल अकॉर्डिंग टू दिस टाइम। क्या है बच्चे का
जब बच्चा पॉटीज आ रहा है, जब वो स्टूल पास कर रहा है, तो उसको कुछ दिनों का हम एक डेटा लेते हैं, हाँ कितने टाइम पे ये जा रहा है, और उसका एक शेड्यूल बना लेना है। अब उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग बच्चे को बाथरूम के अंदर ले जाना है, उसको सिंपल और ऐसा भाषा में समझाना है उसको कि वो समझ सके कि उसे अब क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। द चाइल्ड इज सीटेड ऑन चाइल्ड साइड टॉयलेट। अब बच्चे को क्या है, चाइल्ड साइड टॉयलेट यानी कि जो बच्चों के साइज का टॉयलेट होती है, सीट होती है, उन पे उसको बैठाना है, या फिर पॉटी चेयर्स अलग से आती हैं, उस पे बच्चे को बैठाना है। उसके जो लोअर क्लोथ्स हैं उनको हटाकर। If these are not available, then child is seated on adult toilet seat facing to the toilet tank. अब क्या है, अगर मान लो चाइल्ड टॉयलेट सीट नहीं है, पॉटी चेयर नहीं है, तो बच्चे को क्या है, अडल्ट सीट में ही बैठाना है, बट उल्टा बैठाना है, टैंक की तरफ फेस करके बैठाना है। Keep the child on the toilet seat for the 5 to 10 minutes. Do not allow him to play during this period to prevent distraction. अब क्या है, बच्चे को 5 से 10 मिनट तक टॉयलेट सीट पे बैठने के लिए बोलना है, उसे खेलने के लिए अलाउ नहीं करना है ताकि डिस्ट्रैक्शन जो है ना हो। इफ सक्सेसफुल इन एलिमिनेटिंग देन चाइल्ड इज प्रॉपरली वॉश्ड वाइप। अगर मान लो एलिमिनेट कर रहा है, पॉटी कर ले रहा है, तो बच्चे को जो है प्रॉपरली वॉश करना है, वाइप करना है, हैंड्स को वॉश करवाना है और ड्रेस कर देना है बच्चे को। और उसके बाद बच्चे को थोड़ा सा प्रेस करना है, प्यार देना है कि हाँ तुमने कर लिया ये वो, ऐसा करके बच्चे को मतलब थोड़ा सा अच्छा फील कराना है कि उसने बहुत बड़ा सा काम कर लिया है, ठीक है, वो खुश हो जाए। इवन व्हेन अनसक्सेसफुल द चाइल्ड इज प्रेज्ड फॉर कॉपरेशन एंड इनकरेज फॉर द फ्यूचर। अगर मान लो नहीं भी कर पाता है तो भी उसे प्रेस करना है, ये नहीं मारने लगना है, मारना नहीं है बच्चे को, उसको और प्रेस करना है कि हाँ ठीक है आपने कोऑपरेट किया हमारे साथ अब अगले टाइम के लिए, और उसको इंकरेज भी करना है फ्यूचर के लिए। टू मेक टॉयलेट ट्रेनिंग ईजी एंड सिंपल फॉलो दिस, ठीक है। अगर मान लो टॉयलेट ट्रेनिंग को ईजी और सिंपल बनाना है तो इन बातों का आप ध्यान रखो। स्मॉल साइज का टॉयलेट सीट यूज करो, पॉटी चेयर का यूज करो, डाइपर को जो है ना यूज करके पैंट्स, पैजामा, शॉर्ट्स को पहना है जिनकी इलास्टिक वाले होते हैं और लूज होते हैं, ताकि बच्चा अपने से उसे हट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेफ्टी एंड प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट्स इन टॉडलर, ठीक है। टॉडलर के अंदर कैसे एक्सीडेंट और सेफ्टी को इंश्योर किया जाए, एक्सीडेंट को प्रिवेंट किया जाए और सेफ्टी को इंश्योर किया जाए, ठीक है। तो सबसे पहले तो बच्चे को गिरने से बचाना है, सेफ्टी गेट्स का यूज़ करना है, जहाँ पे भी सीढ़ियाँ स्टार्ट हो रही हैं वहाँ पे सेफ्टी गेट लगाने हैं ऊपर और नीचे दोनों ही तरफ, ताकि बच्चा जो है अपने से उधर साइड ना जाने पाए, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर सीढ़ियों पे गिर जाते हैं। विंडो गार्ड्स का यूज़ करना है, यानी कि ओपन विंडोज़ होती हैं, आजकल नया कल्चर चला है कि विंडोज़ ओपन, बस कांच की विंडोज़ होती हैं, उसमें क्या है गेट्स नहीं लगे हैं, गार्ड नहीं लगे हैं, तो उनको लगाना है। नॉन स्लिप मैट्स का यूज़ करना है, बच्चे गिर ना जाए, ठीक है। हैवी फर्नीचर्स हैं उनको जो है अच्छे से फिक्स करना है, मतलब कुछ फर्नीचर्स होते हैं ऊपर की तरफ होते हैं, दीवार पे माउंटेड होते हैं, तो उनको अच्छे से फिक्स करना है। टीवी वगैरह वो सब अच्छे से फिक्स होना चाहिए कि बच्चा जाके अगर टच वच करे, हिलाए विलाए, तो वो गिरे ना नीचे, ठीक है। चाइल्ड प्रूफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो भी सॉकेट्स हैं उनको कवर करना है, कोई भी तार है खुली तारें नहीं रखना है, और वो अगर हैं तो उनको ऊपर की तरफ रखना है ताकि बच्चा वहाँ तक ना पहुँच पाए। अब बच्चे को क्या है, कोई भी मान लो ऑब्जेक्ट के पास नहीं रखना, कोई भी अप्लाइंसेस है, मिक्सर है जो मदर्स किचन में यूज़ करती हैं, इंडक्शन हो गया, कुछ भी हो गया, प्रेस हो गया, आयरन हो गई, इन सब के पास बच्चों को नहीं छोड़ना है प्लग करके, ठीक है। उन्हें हटा देना है वहाँ से, अनप्लग करके निकाल के उनको तब छोड़ना है, ठीक है। फायर और बर्न सेफ्टी, अब बच्चों को आग से बचाना है, तो जो भी गर्म लिक्विड्स होते हैं, क्या होता है बहुत ज़्यादा ये चीज़ होता है कि गर्म दूध से जो है बच्चे जल जाते हैं, पूरा ज़िंदगी भर निशान रहता है उसका, तो इससे बहुत ज़्यादा हमें सेफ्टी रखनी चाहिए। स्टोव्स, आयरन और जो भी मैच स्टिक्स होती हैं उनसे बच्चों को दूर रखना है, या बच्चों से उन चीज़ों को दूर रखना है। पॉइजन प्रिवेंशन, अब क्या है जो भी मेडिसिन होती हैं, क्या होता है बच्चे जाके उनको निकाल के हो सकता है खा लें, इसलिए क्या है उनको बच्चों की पहुंच से दूर रखना है, उनको लॉक करके कबर्ड के अंदर रखना है।
जो भी केमिकल्स और जो भी क्लीनिंग प्रोडक्ट्स का यूज़ करा जाता है घर के अंदर, फिनाइल वगैरह का यूज़ करते हैं ना, उन सबको बच्चों की मतलब पहुँच से दूर रखना है। सेफ स्टोरेज यानी कि जो भी शार्प ऑब्जेक्ट्स हैं, टूल्स होते हैं घर के अंदर जो बेसिक, उन सबको जो है बच्चों से दूर रखना है। चोकिंग हजार्ड्स हो गए, चोकिंग हजार्ड्स यानी कि बच्चे ऐसा नहीं, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए जो बच्चा निगल ले और उससे चोकिंग हो जाए। वाटर सेफ्टी, बच्चे को कभी भी पानी के पास तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। नहाने लग जाते हैं बच्चे वहाँ पे, खाली बकेट हो गया, खाली टब हो गया, उनके पास नहीं रखना है। क्या पता वहाँ पानी भर के उसमें तैरने लग जाए, तो वो नहीं करना है। स्विमिंग पूल्स, टॉयलेट को जो है लॉक करना है, स्विमिंग पूल्स के पास नहीं जाने देना है बच्चों को। आउटडोर सेफ्टी में क्या क्या करना है, बच्चों अगर मान लो खेल रहा है तो उसको देखते रहना है, ये नहीं कि उसको छोड़ दिया, पता ही नहीं है बच्चा कहाँ खेल रहा है, क्या खेल रहा है, उसको सुपरवाइज करना है बच्चे को। सेफ प्लेग्राउंड्स के अंदर खेलना है। क्या हम लोग के टाइम पे तो ऐसा होता नहीं था, हम लोग ऐसे प्लेग्राउंड में खेलते थे जहाँ पे ईंटें पड़ी हुई हैं, सांड घूम रहा है, कुत्ते घूम रहे हैं, ठीक है, उन वो सब में हम लोग खेलते थे। बट ये नहीं करना होता है, बच्चों को उनसे बचाना है। स्ट्रे एनिमल्स हो गए, कुत्ते बहुत ज़्यादा बच्चों को काटते हैं, अभी तो बहुत ज़्यादा इसका मामला उठा हुआ था, तो काफ़ी सारे एनिमल लवर्स ने जो है उनको बचा लिया, नहीं तो सब के सब जाते दिल्ली से बाहर, बट बच गए, ठीक है। नेक्स्ट है रोड व्हीकल सेफ्टी। रोड व्हीकल सेफ्टी यानी कि बच्चों को क्या है, रोड पे चलना है, मान लो कार की सीट्स हैं, बच्चों के लिए अलग से सीट्स आती हैं, उनका यूज़ करना है, उसमें सीट बेल्ट्स होती हैं, उनका यूज़ करना है। बच्चों का हाथ पकड़ के रखना है ट्रैफिक में। बच्चे को कभी भी पार्क गाड़ी के अंदर नहीं छोड़ना है। बच्चे क्या होते हैं, खुराफाती होते हैं, अभी वो जाके गाड़ी चला देगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। पार्क गाड़ी में भी बच्चों को नहीं छोड़ना है, बहुत सारे ऐसे केसेस हो चुके हैं ऑलरेडी, आपको पता होंगे। चोकिंग प्रिवेंशन यानी कि जो भी छोटे फूड मतलब जो भी फूड पार्टिकल है उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट के देना है बच्चों को। नट्स, पॉपकॉर्न्स नहीं देना है जिससे कि चोकिंग हो जाए, गले में अटक जाए, ऐसी चीज़ें नहीं देनी है। चूज सेफ टॉयज, अब क्या है बहुत ज़्यादा छोटे टॉयज, कॉइन्स, ये सब नहीं देना है, नहीं तो बच्चे निगल ले जाते हैं। बहुत सारा अपने ये भी केसेस सुने होंगे कि बच्चे ने सिक्का निगल लिया है, ठीक है। सफोकेशन प्रिवेंशन, सफोकेशन प्रिवेंशन यानी कि बच्चे को घुटन ना होने पाए, प्लास्टिक बैग्स वगैरह इनसे दूर रखना है बच्चे को। बलून्स और लूज शीट्स को दूर रखना है, ठीक है, नहीं तो बच्चे के साथ में रहना है। सुपरविजन एंड टीचिंग, बच्चे को क्या है देखते रहना है, ठीक है, और बच्चे को धीरे धीरे चीज़ों को बताना है कि हाँ ये आग है, इससे आप जल जाओगे, या पानी है इससे बच के रहना है, ये गर्म ऑब्जेक्ट है, या इस जानवरों से बच के रहना है, बाहर कुत्ते वगैरह से, इनसे बच के रहना है। ये सब चीज़ें, बेसिक चीज़ें आप बता सकते हो बच्चों को, ठीक है। रोड पे नहीं जाना है तुमको, कोई अनजान मिले उससे नहीं खाना है, कुछ दे दे तो, ये सब चीज़ें बच्चों को धीरे धीरे बताते रहना होता है। इमरजेंसी रेडीनेस, अगर मान लो ये सब के बाद भी अगर मान लो बच्चे को छोटी मोटी चोटें लग जाती हैं तो हमको अपने घर के अंदर हमेशा एक फर्स्ट एड किट को रेडी रखना है, क्योंकि बच्चे हैं, मानेंगे तो है नहीं, तो चोटें तो लगेंगी ही बचपने में, आपको भी लगी होंगी, मुझे भी लगी हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एड किट रखनी है घर के अंदर। अगर इमरजेंसी नंबर्स को जो है ध्यान में रखना है कि कब कौन सा इमरजेंसी नंबर का यूज़ करना है, और वैक्सीनेशन अपडेट करवाते रहना है। नेक्स्ट फिर है प्ले। व्हाट इज प्ले, अब आप बताओ खेलना क्या होता है। हमारे लिए तो खेलना जैसे एक टाइम पास है, लेकिन बच्चों के लिए क्या है, जैसे हम लोग काम करते हैं पैसे कमाने के लिए, वैसे बच्चे क्या है, उनका भी काम है खेलना, ठीक है, उनको खेलने में खुशी मिलती है, ठीक है। तो क्या है प्ले, क्या है, एक स्पॉन्टेनियस यानी कि कुछ भी मतलब अचानक से की गई चीज़ या फिर स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी जिससे क्या हो, इंजॉयमेंट मिले और कुछ सीखने को मिले। स्पॉन्टेनियस मतलब बच्चे कोई भी चीज़ देख के खेलने लग जाते हैं, ठीक है, उसमें मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। या फिर स्ट्रक्चर चीज़ हो गई, या मान लो क्रिकेट खेल रहे हैं या फिर कुछ और मतलब एक्टिविटी कर रहे हैं जो कि स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, कि हाँ ऐसे ही करना है, उसके अंदर कुछ रूल्स होते हैं, उनको फॉलो करना होता है। अब बच्चों का क्या है, टॉडलर्स का जो भी है प्ले, उनको बहुत सिंपल, रिपीटेटिव और एक्सप्लोरेटिव रखना होता है, यानी कि एक सिंपल चीज़ जो बार बार उस बच्चे को खिलाया जाता है और उसमें बच्चा कुछ ना कुछ चीज़ें एक्सप्लोर कर सके, ऐसा। नेक्स्ट अब ये क्या है,
खेल बच्चा अकेले भी खेल सकता है, या कुछ बच्चे मान लो सब साथ में खेल रहे हैं, मिल के नहीं खेल रहे हैं, अलग अलग अपने अपने में खेल रहे हैं, ठीक है, पैरेलल में खेल सकता है या इमिटेटिव प्ले कर सकता है, ठीक है। ये ग्रुप प्ले बच्चे नहीं करते हैं, जो टॉडलर्स होते हैं वो थोड़ा सा मतलब अपनी चीज़ों के प्रति ज़्यादा ही थोड़ा भावुक होते हैं, तो दूसरे के साथ शेयर करना वहाँ पे बच्चे नहीं जानते हैं और वो नहीं करते हैं, ठीक है, नहीं मानते हैं उस चीज़ के लिए। अकेले ही खेलना उनको अच्छा लगता है, अपनी चीज़ें किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं। अब प्ले का क्या क्या इम्पोर्टेंस होता है फिजिकल डेवलपमेंट में? सबसे ज़्यादा बच्चे की जो ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर डेवलपमेंट है वो अच्छा होता है, बच्चों की मसल्स और उनका कोऑर्डिनेशन है वो अच्छा रहता है, ठीक है, मसल्स का कोऑर्डिनेशन, उनकी स्ट्रेंथ बनी रहती है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, बच्चों क्या होता है उनके अंदर इमेजिनेशन, क्यूरियोसिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आती है, ठीक है, पजल्स वगैरह अगर बच्चे सॉल्व करते हैं या फिर ब्लॉक्स बनाते हैं तो उनसे उनके अंदर क्या है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आती है और वो एक क्यूरियोसिटी होती है कि हाँ ये चीज़ सीखना है, ऐसे क्या ये कैसे हो गया वो कैसे हो गया, तो वो सब चीज़ें सीखते हैं और इमेजिनेशन होता है उनके अंदर, नई नई चीज़ें सोचते हैं, इमेजिन करते हैं। अब इससे क्या होता है बच्चों को शेप्स के बारे में पता चलता है, कलर्स के बारे में पता चलता है और कॉजेस और इफेक्ट के बारे में भी पता चलता है। नेक्स्ट फिर इमोशनल डेवलपमेंट की बात करें तो खेलने से क्या होता है वो एनर्जी जो उनके एक्सप्रेशंस होते हैं, जो उनकी फीलिंग्स होती हैं वो बाहर निकलती है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। सोशल डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ से क्या होता है बच्चे टॉडलर में तो कम ही मतलब लेट टॉडलरहुड में 2.5-3 साल पे बच्चे थोड़ा बहुत शेयरिंग करने लगते हैं, साथ में खेलने लग जाते हैं, तो उससे उनके अंदर सोशल डेवलपमेंट होता है, हाँ ये मेरा फ्रेंड है, मेरा दोस्त है, ऐसा मतलब दोस्ती भी करना सीख जाते हैं। लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, बच्चे जब खेल रहे होते हैं तो एक दूसरे को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि कुछ ना कुछ चीज़ें, तो उनसे उनके अंदर लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा, कम्युनिकेशन अच्छा होगा, वोकैबुलरी अच्छी होगी, नए नए वर्ड्स को सीखेंगे वहाँ पे वो, और एक्सप्रेशंस को भी सीखेंगे, गुस्सा भी होगा, हार जाएंगे तो गुस्सा भी होंगे, खुश होंगे अगर जीत जाएंगे तो ऐसा भी होगा उनके अंदर, ठीक है। मोरल डेवलपमेंट होगा, उनको रूल्स के बारे में पता चलेगा, हाँ आउट कैसे होता है, कैच आउट कैसे होता है। क्रिकेट की बात करें तो ये सब रूल्स सीखेंगे, क्या फेयर है यानी कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है, और उनके अंदर पेशेंस आएगा, थोड़ा डिसिप्लिन आएगा इन सब प्ले की वजह से। अब कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस रह गए हैं जिनको आप खुद से सॉल्व करेंगे, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं, आप इनको सॉल्व करना और कमेंट पे मुझे आंसर बताना। नेक्स्ट वीडियो में हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे। मैं एक बार क्वेश्चंस पढ़ देता हूँ आपके लिए। एट वॉट एज डज अ टॉडलर टिपिकली स्टार्ट्स वॉकिंग इंडिपेंडेंटली, यानी कि बच्चा कब अपने से वॉक करना शुरू कर देता है बिना किसी की हेल्प के, ठीक है, ये बताना है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर डेवलपमेंटल माइलस्टोन ऑफ टॉडलर ऑफ 2 years एज, अगर मान लो बच्चा 2 साल का है तो उसके अंदर सबसे ज्यादा मेजर कौन सा डेवलपमेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रिकमेंडेड कम्प्लीमेंट्री फीडिंग एज फॉर टॉडलर्स। अब टॉडलर्स को कब कम्प्लीमेंट्री फीडिंग करानी होती है ये आपको बताना है, कम्प्लीमेंट्री फीडिंग कब से शुरू करानी होती है टॉडलर्स को, या किस एज में करानी होती है बच्चों को, ठीक है। अब आप आराम से इसको कर लोगे। विच न्यूट्रिएंट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर ब्रेन डेवलपमेंट, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात की गई है, विटामिन मिनरल्स की, तो आपको बताना है। आइडियल एज फॉर स्टार्टिंग ऑफ टॉयलेट ट्रेनिंग, ये तो सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो ये आप लोग कमेंट करना, ठीक है, इसके आंसर्स को मैं वहाँ पे कमेंट में भी आपको आंसर बता दूंगा इन सबके, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ तो आपको उसकी अपडेट सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।